नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला जी। नमस्कार। ओम जी, आपका स्वागत आमने सामने में। कोटा से शुरू करते हैं जी। कोटा कभी मशहूर होता था, अब कोटा डोरिया साड़ियाँ, कोटा स्टोन, थर्मल पावर स्टेशन, 5 पावर स्टेशन हैं 50 किलोमीटर के दायरे में। उसके बाद बहुत फेमस हुआ कोचिंग सेंटर और हब। और अब बहुत दुख की बात है कि पीछे किसी ने कहा सुसाइड सिटी ऑफ इंडिया। कोटा ना तो सुसाइड सिटी है, कोटा आज भी बढ़ता हुआ शहर है। चाहे कोचिंग के माध्यम से शिक्षण संस्थान हो, कोटा डोरिया आज भी देश के अंदर, कोटा डोरिया आपने भी पहन रखी, कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल, कोटा स्टोन का कोई विकल्प देश में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से हमारी यहाँ पर पावर का प्रोजेक्ट है, तमाम तरीके का, एटॉमिक पावर से लेकर, गैस से लेकर, कोयले से लेकर, पानी से लेकर, तमाम चीज़ों से, पानी से लेकर, कोयले से लेकर, गैस से लेकर उत्पादन होता है। आप ये कह रहे हैं वो सब आज भी है, लेकिन सिर्फ एक जो सुसाइड्स, क्योंकि वो बच्चों के हैं, उसकी वजह से ज्यादा दुख की वजह से फोकस हो रहा है। एक भी बच्चा सुसाइड करता है तो निश्चित रूप से सबको पीड़ा होती है। ये बताइए ओम जी कि अभी जो कुछ प्रशासन ने कदम उठाने की चर्चाएं करी है, बच्चों की काउंसलिंग हो रही है, कूल डेज रखे गए हैं, बच्चों को बाहर ले जाते हैं, घुमाते हैं। सरकार ये जोर डाल रही है कि स्क्रीनिंग टेस्ट हो। और ये जो एक मतलब होड़ सी लगी थी कि जिसने मर्जी ने खोला, 2 कमरे लिए, भैया मैंने तो कोचिंग सेंटर खोल लिया, उस चीज पे रोक लगे। आप उन प्रयासों से संतुष्ट हैं? ये प्रयास ही एक विकल्प नहीं है। देश के अंदर हमें एक बच्चे को उच्च शिक्षण संस्थाओं के विकल्प देने की आवश्यकता है। हम देश के अंदर देख रहे हैं कि IITN बच्चों की बात करें, चाहे देश के डॉक्टर्स की बात करें, चाहे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, NIT की बात करें, चॉइस कम है। आज हम IITN कितने साल में नए IIT नहीं खोल रहे। देश के अंदर हमें बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतरीन शिक्षा के विकल्प देने की आवश्यकता है। तो ये जो एक होड़ है ये अपने आप बंद हो जाएगी? हाँ, उसको विकल्प अगर हम देंगे, अच्छे विकल्प देंगे, शिक्षा के नए विकल्पों को ढूंढेंगे, नए विकल्पों के साथ रोजगार को जोड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 विकल्प होंगे। अभी बच्चा सोचता है कि मैं IIT करने आया हूं। बच्चा ना सोचे तो माँ बाप तो जरूर सोच रहे हैं। हाँ, बच्चा सोचता है IIT करने आया हूँ, IIT नहीं बना तो मेरे पास विकल्प खत्म हो गए। मैं PMT करने आया, डॉक्टर नहीं है तो विकल्प खत्म हो गए। इसलिए हमें नए उच्च शिक्षण संस्थाओं के बेहतर विकल्पों के विचार करने की आवश्यकता है। कोटा बूंदी मिनरल रिच है जी, पूरा आपका एरिया, लेकिन फिलहाल अभी ये हुआ है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से मेजॉरिटी ऑफ द माइंस को ग्रीन क्लियरेंस जो है EC नहीं मिली, उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस, और माइंस बंद पड़ी हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। हम NGT के फैसले से सहमत नहीं है। हमें उस विकसित राष्ट्र की भारत से तुलना नहीं करना चाहिए। अभी भारत की आबादी ले लें, विकसित राष्ट्रों की आबादी ले लें, हमारे यहाँ बेरोजगारी की स्थिति ले लें, जिस तरीके से इसी क्लियरेंस के आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर माइंस बंद की गई है, मैं सोचता हूँ कि राजस्थान के लाखों मजदूरों को बेरोजगार करने का काम किया है। हो गए जी बेरोजगार, घर बैठे हैं, चूल्हे नहीं जल रहे, शाम को रोटी नहीं मिल रही, उनकी चिंता विषय है। NGT धीरे धीरे इसी क्लियरेंस का नियम कानून को बनाए, अच्छे पर्यावरण होने चाहिए, उनकी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होने चाहिए, लेकिन हम उन मजदूरों की चिंता करे बिना एक दिन में तुगलक आदेशों के आधार पर राजस्थान के हजारों मजदूरों को, खान मजदूर जो तपती धूप में काम करते हैं, उनके रोजी रोटी का संकट कर दें, क्या ये ठीक नहीं है। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री, वन पर्यावरण मंत्री जी से मिला था, राज्य के अंदर भी हम चर्चा कर रहे हैं। राज्य सरकार भी गंभीर हो गई, केंद्र सरकार भी गंभीर हुई। निश्चित रूप से हम विकल्प निकाल रहे हैं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और खान का मजदूर भी बेरोजगार नहीं हो। अभी ये 13 जून को NGT के आदेश की इंतजार कर रहे हैं। NGT को हमने अच्छे वकीलों के माध्यम से, खान मालिकों ने अपनी बात रखी है कि उनको एक मौका देना चाहिए, कानून की सरलता करना चाहिए। हम पर्यावरण को भी ठीक रखेंगे, लेकिन हमें खान चलाने का मौका देना चाहिए। ठीक बात है जी। एक और चीज पे बड़ी असंतुष्टि है जी, ठीक है, और अब मैं आपको कोटा और राजस्थान से पार्लियामेंट की तरफ ले जा रही हूँ जी। स्वच्छ भारत सेस ठीक है, 0.5%, कोई बात नहीं। कृषि कल्याण सेस ठीक है। हम लोग कहते हैं कि हमारा देश है, हम तैयार हैं देने के लिए, आप सेस लीजिए। लेकिन स्वच्छ भारत सेस तो आ गया,
लेकिन स्वच्छ भारत कहाँ है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें सरकार पहले अपनी जिम्मेवारी माने और ये कहना बंद कर दे कि जी आप लोग जो कूड़ा है डस्टबिन में डालिए। ना डस्टबिन है, ना कूड़ा कलेक्शन है और ना कहीं पे वेस्ट डिस्पोजल है। कहां तक ये सेस जस्टिफाइड हैं जब हम लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि ये पैसा कहां जा रहा है। हम आपसे जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा कि हमें हमारे देश के विकास के लिए कोई भी टैक्स या सेस देना नहीं चुभता है, पर जब उसका कुछ असर नहीं दिखाई दे तो जी स्वच्छ भारत सेस दे रहे हैं जी सेस, पर स्वच्छ भारत का है। अनीता जी, आपने हिंदुस्तान के उस सारी परिस्थितियों को देखा होगा। जब मैं गांव में जाता था रास्ते के अंदर, तो मैंने हजारों महिलाओं पर रोड पर बिल्कुल देखा जी। आपने देखा होगा। आज कितना परिवर्तन आया। आज पहली बार देश के अंदर आज़ादी के 67 साल के अंदर जो लोग नहीं कर पाए, हमारे एक प्रधानमंत्री के आह्वान पर घर घर शौचालय बनाने का काम किया। महात्मा गांधी के बाद देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का नारा दिया। अभी लाल किला के मैदान से देश के इतने प्रधानमंत्री ने कभी स्वच्छता की बात नहीं की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्वच्छ भारत सेस का पैसा शौचालय बनाने में जा रहा है? शौचालय में जाएंगे, स्वच्छता की जाएंगे या जा रहे हैं, शौचालय में जा रहे हैं, स्वच्छता के अभियान में जा रहे हैं। हम इन एक एक पैसे का उपयोग देश को स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं। और एक सपना आप देखोगे, आज अवेयरनेस आई है पब्लिक के अंदर। किसी जमाने के अंदर आप भी आज चाहते हो तो आपको लगता है कि मुझे स्वच्छ रखना है, उस अवेयरनेस को करने का काम किया है। स्वच्छ भारत के तहत तमाम गांवों के अंदर आप देखो कितनी पंचायतें हैं जो ओडीएफ हो चुकी है, कितनी पंचायतें ऐसी देश के अंदर। और 2019 तक हमने लक्ष्य रखा है कि देश के तमाम गांवों के अंदर हम शौचालय बनाने का इतना बड़ा काम इस देश की आजादी के बाद पहली बार। ये भी आपको पता होगा कि अभी भी जो बहुत सारे शौचालय बने हैं उनमें पानी ना होने के कारण वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ने ये कानून बना दिया, भैया शौचालय नहीं होगा तो तुम एग्जाम नहीं दे सकते, शौचालय नहीं होगा तुम कानून में नहीं बैठ सकते। तो शौचालय बना दिया और सुबह सुबह बोतल उठाई और गए खेत में। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी एक शौचालय कितना पानी लेता है जी? पीने का तो पानी है नहीं। गांव में एक नेचर पड़ी हुई है खुले में शौच जाने की। आजादी के 65 साल तक जिस आदत को मनुष्य की बन गई है, उसको परिवर्तन होते चलेगा। हमें उस महिलाओं के बारे में सोचना पड़ेगा जो मजबूरी के अंदर, जब शौचालय नहीं था तो मजबूरी में खुले में शौच जाती थी। हम उस पीड़ा को समझने की कोशिश करें। मैं बिल्कुल जो आप ये बात कर रहे हैं, मैं ये सारी बात मानती हूँ, लेकिन अगर हम लोग बात आके थोड़ी सा ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकल की बात करें ना, तो उसकी भी बात करें। अनीता जी, आप जयपुर, आप तो राजस्थान की कैपिटल की बात कीजिए। जयपुर में जाइए, बाहर कूड़े के ढेर पड़े। हाँ, कूड़े के ढेर भी साफ होंगे, अवेयरनेस होगी, नगर निगम को त्वरित गति से सफाई करने का अभियान देंगे। 2015 से लेके मार्च 16 तक 3,750 करोड़ रुपए रेवेन्यू ले चुके हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में स्वच्छ भारत से 10,000 करोड़ रेवेन्यू हाँ लेंगे ना, 10,000 करोड़ लेंगे। 10,000 करोड़ के अंदर आप देखें कि आज मैं कोटा लोकसभा क्षेत्र में जाता हूं। आज से 10 साल पहले गांव में जाता था, रास्ते भर महिलाएं खुले शौच में मिलती थी। आज वो परिवर्तन आया। आज कोटा बूंदी के अंदर हमने 2/3 पंचायतें खुले शौच से मुक्त कर दी है। आप इतना परिवर्तन देखेंगे 2019 के अंदर इस देश के अंदर अगर खुले शौच से मुक्ति मिल जाए तो शायद ये देश में परिवर्तन नहीं है। नहीं, बिल्कुल जी है तो, पर चलिए देखते हैं। देखते नहीं, क्योंकि अभी 2 साल हुए सरकार को, तो 3 साल लगा है। देश बदलता दिख रहा है, बदलता दिख रहा है आपको। कृषि कल्याण सेस, सर सेस की पता है प्रॉब्लम क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और फिर वो उसकी मतलब लिबर्टी पर होता है कि उसको वो कैसे खर्च करे। अनीता जी, अब आप 5,000 करोड़ रुपया इससे अनुमानित आएगा। इस देश के अंदर सूखे के हालात हमने देखे। पहले बार देश के प्रधानमंत्री जी ने हर राज्य के सूखे के हालातों से खुद ने विचार विमर्श किया। हम अगर गांव का विकास करना चाहते हैं, कृषि कल्याण करना चाहते हैं, हम कृषि आधारित उद्योगों को पनपाना चाहते हैं, हम नए विकल्प अगर ढूंढना चाहते हैं, तो क्या किसानों के लिए सेज नहीं होना चाहिए? सर किसान के लिए वो जो टैक्स का पैसा किसान के कल्याण के लिए नहीं होना चाहिए? फाइनेंसिंग इनिशिएटिव टू प्रमोट एग्रीकल्चर, इससे वेग किसी सेस का यूसेज नहीं हो सकता। सर जो कृषि कल्याण सेस का दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने शुरू में यही कहा था हम सेस देने को तैयार हैं,
तो वो कृषि लेकिन- कल्याण के लिए है, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए है, वो सारा का सारा पैसा टैक्स लोगों के जन कल्याण के लिए है। ये सारा का सारा पैसा जो भी स्वच्छ अभियान के लिए है। आप क्या स्वच्छ भारत को नहीं देखना चाहते? आप देखना नहीं तो चाहते हैं, लेकिन आप सर- चाहते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास नहीं देखना चाहते हैं। सर पहली बार देश के अंदर जो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन टैक्स का रेवेन्यू जो है वो सही विकल्पों के ऊपर खर्च हो रहा है। नेशनल हेल्थ रूरल मिशन है, रोड है, ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से ये ग्रामीण क्षेत्र का विकास करती हैं, और इसमें जिस लेवल का भ्रष्टाचार है आप अच्छे से जानते हैं। तो सर ये हमारा सेस अगर इसी में जाना पहली है बार अनीता जी इस देश के अंदर सरकारें करप्शन में डूबी रही। 2 साल हमारी सरकार को हो गए, एक करप्शन का आरोप हमारी सरकार पर नहीं है, और पिछले कोई दिन नहीं जिस दिन करप्शन की खबर नहीं आती थी। ये परिवर्तन नहीं दिख रहा देश के अंदर। ये तो मैं मानती हूँ जी, कम से कम। पर वो मैं कहती होती हूँ जैसे कि यूपीए ये के बहुत स्कैम बड़ी अब चीज है। नहीं, यूपीए के स्कैम अब खुल रहे हैं तो शायद एनडीए के बाद में खुलेंगे। ना आप खोलो ना, किसने मना करता है? इस देश के अंदर पारदर्शिता है, सूचना का अधिकार है, तमाम चीजें हैं। ओम जी एक CAG और की रिपोर्ट है। एक और वादे पर आए थे कि किसानों का कल्याण होगा। ठीक है, कृषि कल्याण सेस एक चीज हो गई है, 1 जून से लागू हुआ है। कब होगा, क्या होगा, मेरे ख्याल से सिर्फ एक सेस पे तो आप लोग भी निर्भर नहीं होंगे। ठीक है, 2 साल में क्या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए जिससे कि हमारे किसानों की स्थिति इंप्रूव हुई है, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, अभी वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरकारें आती जाती रहती हैं और किसान की स्थिति वही है, कुछ नहीं सुधरता। ओम जी जवाब दीजिए। पहली बार देश के अंदर किसानों के हालात में परिवर्तन होगा। कैसे? मैं भी 25 साल से गांव के अंदर जा रहा हूं। 25 साल के अंदर मेरे कोटा बूंदी इलाके में ओलावृष्टि हुई, देश की संसद में आवाज उठी, देश के अन्य हिस्से में ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के अंदर आपदा राहत के नियमों में परिवर्तन करने का काम पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। 20 साल हो गए मुझे, आपदा राहत के नियमों में परिवर्तन नहीं हुआ। आपदा राहत की राशि 1.5 गुना बनी, 50% की जगह 33% हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अब इस देश के अंदर देखें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जिस तरीके की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी है, किसान के खेत में बीज डालने से उसके मंडी तक जब तक माल नहीं बिक जाए, जब तक इस देश के किसानों का बीमा कवर करने का काम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किया है। सारे किसान इसके अंडर कवर्ड हैं? सारे अंडर, और कम प्रीमियम पर अधिक राशि, जो उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा राशि, जो उसके किसान की मंडी में बिकने वाली रेट को तय करेगी, उनकी कमेटी तय करेगी। और जिस तरीके से अगर बीज डाला, बीज खराब हो गया तो, कम पैदा हुआ तो, फसल कटने के बाद ओलावृष्टि हो गई या पानी भर गया तो उसको बीमा। आप देखें फसल बीमा योजना को जब देश का किसान पढ़ने लगेगा, देखने लगेगा, प्रैक्टिकल के अंदर होगा, तो मैं सोचता हूं कि पहली बार इस देश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस देश में कर्ज में डूबे वाले किसान को बचाने का काम करेगा। बिल्कुल मैं मानती हूं, सरकार का इसमें जो साफ मन है किसान को मदद करने का वो दिख रहा है, लेकिन सरकार ये कैसे इंश्योर करेगी कि इंश्योरेंस कंपनी गरीब किसान को चक्कर नहीं कटवाए? ये सारी फसल बीमा योजना 50% राज्य सरकार, 50% केंद्र सरकार पैसे देगी, और इसीलिए उस फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियां मनमानी नहीं कर सके, इसलिए जिला लेवल पर कमेटियां बनाई गई है जिसमें किसान के प्रतिनिधि भी हैं, पटवारी भी है, तमाम चीजें फैसला जिले लेवल पर होगा। ओम जी आपकी सरकार ने पिछले 2 साल में बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी जी, ठीक है, मतलब हर तीसरे महीने में कोई ना कोई स्कीम आ रही थी, हर 15 दिन में। इंटरेस्टिंग, हर 15 दिन में। आपकी पसंदीदा स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपदा राहत। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि इस देश के अंदर किसान की फसल को आपदा राहत से बचाने के लिए फसल बीमा योजना इस देश के लिए वरदान साबित होगी। और इसीलिए मेरा कहना है कि देश के अंदर उस गरीब लोग को, किसी देश के अंदर सोचा नहीं कभी, वो फुटपाथ पर बैठने वाला, वो सब्जी बेचने वाला, वो चाय बेचने वाला, वो मोची, तमाम छोटी छोटी काम करने वाले लोगों को मुद्रा बैंक के माध्यम से 50,000 की योजना ने बहुत जीवन बदले जी, ऑलरेडी जीवन बदलने का काम सक्सेस स्टोरीज अभी आप देखें, सक्सेस स्टोरी धीरे धीरे आने लगेगी, धीरे धीरे आने लगी है। एक प्रधानमंत्री है जिसने उस गरीबी के हालात को देखा है, उसने चाय बेचने वाले की हालात को खुद ने जिया है, जो ठीक से इस हालातों को जीता है वो उस व्यक्ति के, उस वर्ग के कल्याण के लिए काम करता है,
और मैं कहूंगा देश के अंदर उस वर्ग के कल्याण के लिए पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने सोचा है तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। एक और जो स्कीम जो मेरे को बहुत पसंद है जी, वो ये है कि हर घर में अब गैस हो, और जो मेरी बहनें, अनिता जी आपने एक बहुत अच्छी बात कही। ये मुझे स्कीम मुझे सबसे कई बार पसंद लगता है। था कि इस देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री इतनी दूर तक सोच सकता है इस विजन के आधार पर। मतलब गांव के अंदर हम जाते थे, मेरी माँ ने भी चूल्हे पे रोटी बनाई, करा है जी। गांव पे आज भी, अब उस चूल्हे की धुएं से होने वाला नुकसान कोई आकलन नहीं कर सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसका आकलन किया और उन्होंने कहा सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे, सक्सेसफुल इस तरीके से कहा, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया इस देश के अंदर कि सब्सिडी छोड़ो। बिल्कुल जी, और आगे आए जी हम लोग, छोड़िए। और हमने सब्सिडी छोड़ी, पर अब हम लोग रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। रिजल्ट 5 करोड़ बीपीएल महिलाओं को निःशुल्क कनेक्शन देने का काम 2019 तक सरकार कर रही है। सरकार उस अंतिम महिला तक निःशुल्क गैस कनेक्शन, और गैस कनेक्शन के बाद भी अगर उसको चूल्हे के लिए सब्सिडी और पैसों की जरूरत है, वो भी ब्याज पर, कम ब्याज पर, 0 ब्याज पर, तो निःशुल्क कनेक्शन देने का काम अगर किसी देश के अंदर गैस अंतिम व्यक्ति, पहली बार होगा कि इतनी बड़ी मात्रा में महिलाओं को गैस देने का काम, उस ग्रामीण महिला को, चिंता कहां है उस ग्रामीण महिला की जो आज भी चूल्हे पर रोटी बना रही है। बिल्कुल है जी। और इस विजन के आधार पर कि उस अंतिम व्यक्ति तक को चूल्हे पर बनने वाला गैस से, चूल्हे से रोटी पकाए, इसकी सोच है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। एक सवाल मेरा वापस कोटा को लेते हुए जी, क्योंकि आपका स्मार्ट सिटी में सिलेक्शन हुआ है, और अगर सिटी स्मार्ट होगी तो एयरपोर्ट तो काम वाला होना चाहिए। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने सिविल एविएशन नई पॉलिसी बना रहे हैं। इस सिविल एविएशन नई पॉलिसी में अंतर्राज्यीय हवाई सेवाएं, ताकि देश के पर्यटन को बढ़ाया जा सके, देश के आवागमन को सुगम बनाया जा सके, और उस सिविल एविएशन पॉलिसी के बाद हम सब्सिडी रेट पर, जिसमें केंद्र सरकार का 80%, राज्य सरकार का 20% सब्सिडी देकर, अभी पॉलिसी आने वाली है, लेकिन मेरी जानकारी के अंदर कि 1 घंटे की फ्लाइट का 2500 रुपया। अच्छा। इस देश के अंदर हवाई सेवाओं के अंदर एक व्यामूल परिवर्तन होगा, और मैंने कोटा की जनता से वादा किया है कि कोटा में हवाई सेवाएं शुरू करेंगे। इस सपने को कोटा की जनता निश्चित रूप से देखेगी। चलिए जी, आप अपना वादा पूरा करें जल्द से जल्द जी। और आने वाले वर्षों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। और ओम जी, एक चीज और, जैसे आप लोकसभा में तत्पर होकर प्रश्न पूछते रहते हैं, आप राजस्थान की जनता को यूं ही रिप्रेजेंट करते रहें। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ये था आमने सामने ओम बिरला जी के साथ। मैं जल्दी आपके बीच दोबारा होंगी, तब तक जय हिंद।